अच्छा, आज हमने क्या करना है, कोशिश करते हैं HTML कवर करें आज कि नहीं, फिर इसकी रिवीजन भी करेंगे, इसका टेस्ट भी लेंगे। कल इसको कंप्लीट करके ना मंडे को इसका एक टेस्ट रखेंगे, ठीक है? सही है कि नहीं, या ऐसे ही चलने दें? असाइनमेंट मैंने आपको देनी है, उसमें आपकी सारी HTML कवर होती है, ठीक है? पहले वो कर लेंगे असाइनमेंट, फिर हम एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे यहाँ। मंडे को तो असाइनमेंट कर लेंगे ना, ट्यूसडे को रख लेते हैं। about.html इसको गो लाइव करते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचे। अच्छा, हमने कल क्या किया था कि जो बड़े बड़े टैग्स थे ना, जो कॉमनली यूज़ होते हैं, उनको तो हमने डिस्कस कर लिया था पहले ही। अब हम जो छोटे मोटे हैं ना टैग्स, जो ज़्यादा यूज़ नहीं होते डेली रूटीन में, लेकिन नॉलेज के लिए अच्छे हैं, सही है, आने चाहिए आपको, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। जिनमें से आई थिंक हमने यहाँ तक किए थे ना, यू के टैग तक। इससे नीचे चलते हैं आप, और ये बाकी जो है ना टैग्स, इनको कवर करने की कोशिश करते हैं। इनमें से भी मोस्टली हमने किए हुए हैं, तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा, सही है। अच्छा, यहाँ पर पहला टैग है मार्क। ये क्या करता है कि अगर आप ब्लॉग टाइप चीज़ लिख रहे हो ना, मतलब जिस तरह से बुक्स होती हैं ना, उनके अंदर कंटेंट आप लिखते हो, फिर जो इम्पोर्टेंट कंटेंट होते हैं उसको हाईलाइट करते हो आप, ऐसी है कि नहीं करते हो ना? वो मतलब किसी ने कोई डेप्थ में वर्ड्स बोले, आपने उसको हाईलाइट किया, और डेफिनेशंस हम हाईलाइट करते हैं। इसी तरह अगर आपने वेबसाइट के अंदर किसी कंटेंट को आपने हाईलाइट करना है ना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मार्क का टैग। जैसे लेट्स सपोज मैंने इतनी चीज़ को हाईलाइट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको कट करूँगा और यहाँ पे एक टैग लगाऊँगा मार्क का, और इसके सेंटर में कंटेंट लिख दूँगा। अब अगर मैं ब्राउज़र में आऊँ तो इसने क्या किया है, इसने उस चीज़ को हाईलाइट कर दिया है, ऐसे ही है ना? तो ये कौन सा टैग हुआ, स्ट्रक्चरल की सिमेंटिक? ये स्ट्रक्चरल टैग है जिसका इफ़ेक्ट आ रहा है, और ये इसी काम आता है कि कंटेंट को हाईलाइट करना। अक्सर हम इस तरह की लाइंस को हाईलाइट करते हैं ताकि जो यूज़र है ना, वो इसको लाजमी पढ़े, रीड करे, ठीक है? इस काम आता है ये। अच्छा, इससे नेक्स्ट अगर हम देखें तो स्मॉल का टैग क्या करता है कि बाय डिफ़ॉल्ट ना, जैसे अगर मैं इसको लगाऊं, पैराग्राफ के अंदर ही लगा देते हैं, ठीक है? लास्ट जो 2 वर्ड्स हैं वो मैंने स्मॉल के टैग में लिख दिए हैं। अब अगर आप देखो तो क्या इसने इफेक्ट छोड़ा है, इसने उसको और स्मॉल कर दिया है। बाय डिफ़ॉल्ट जो HTML में सबसे छोटा साइज़ है ना, वो पैराग्राफ का है, 16 पिक्सल, ठीक है? अगर आपको उससे भी छोटा कंटेंट चाहिए ना, तो आप उसको लिखो स्मॉल के टैग के अंदर, सही है? ये उसको पैराग्राफ की निस्बत आई थिंक 12 to 14 पिक्सल इसका साइज़ कर देगा और कम कर देगा, ठीक है? समझ आ गई कि नहीं? ओके। अगर आपसे कोई पूछे पैराग्राफ का बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या है, 16 पिक्सल, याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे टैग आ रहे हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। ये क्या करती हैं, अगर मैं लेट्स सपोज आपसे कहूँ कि मुझे वाटर का फार्मूला लिखवाएं, फार्मूला ऑफ वाटर इज़ H2O, ऐसे ही है ना? अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर इसने 2 को साथ ही डिस्प्ले कर दिया, लेकिन फार्मूले में कहाँ पे होता है, बेस में होता है, ऐसे ही है ना? अब इसको नीचे लेके जाने के लिए ना, बेस में लेके जाने के लिए हमारे पास टैग होता है सबस्क्रिप्ट, ठीक है? इसके अंदर आप जो भी लिखोगे ना, जैसे लेट्स सपोज मैंने 2 लिखा है, ये उसको पिछले वाले कैरेक्टर के बेस पे ले जाएगा, सही है? मतलब H की बेस में ले जाएगा। ये समझ आ गई है कि नहीं? सबस्क्रिप्ट क्या करते हैं, इसके अंदर जो भी लिखेंगे उसको पिछले वाले कैरेक्टर की बेस में ले जाएगा। समझ आ गई? इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि लेट्स सपोज यहाँ पर कोई इक्वेशन मैंने लिखी है, 2x का स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू दिस, सही है? अब यहाँ पर मैंने 2 को x की पावर में लेके जाना है, लेकिन अभी अगर मैं आऊँगा ना, तो यहाँ पे देखो 2 साथ आ रहा है, ऐसे ही है ना? पावर में लेके जाने के लिए हम यहाँ पे टैग लगाएंगे, जिस तरह सबस्क्रिप्ट है ना, इसी तरह है सुपरस्क्रिप्ट। इसके अंदर मैं जो भी लिखूँगा ना, ये उसको पिछले कैरेक्टर की पावर में ले जाएगा,
सही है। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो x को उसकी 2 को x की पावर में ले गया है, समझ आ गई। अब कितने टैग हो गए, मार्क स्मॉल का टैग पढ़ लिया, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, ये मैंने साथ साथ पूछते रहने हैं, अलर्ट होके बैठिएगा। अच्छा, उसके बाद ए का टैग तो काफ़ी डेप्थ में हमने पढ़ा था, ऐसे ही है ना। अगर मैं पूछूं किसी से कि ए के 3 यूज़ केसेस बताओ एंकर टैग के, तो वो कौन कौन से थे। वैसे ये काम किसके आता है, नेविगेट करने के लिए। आप बताओ कि इसके 3 यूज़ केसेस क्या थे। हाँ, मूव करना, जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये 3 इसके यूज़ केसेस थे, ठीक है। फिर हमने इमेज का टैग भी पढ़ लिया था। इनके ऊपर मैं आता हूँ, ये 4 टैग्स के ऊपर, मीडिया टैग्स पे, लेकिन पहले टेक्सचुअल टैग्स पढ़ लेते हैं, ओके। अब ये अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, ये तो हमने पढ़ ली हुई है। लिस्ट आइटम, DL, DT, डबल D, ये कुछ रहते हैं, इनको देख लेते हैं। अच्छा, अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पर, अक्सर वेबसाइट्स में आप जाओ ना, उन्होंने क्या किया होता है कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ, या यहाँ पर ऊपर कर लेते हैं FCCI। अब ये मुझे पता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, ऐसे ही है ना, लेकिन कोई अगर बाहर से पर्सन है उसको तो नहीं ना पता चलेगा ये FCCI क्या है, ऐसे ही कि नहीं। अगर आप यहाँ पर आओ ना गूगल के ऊपर, तो यहाँ पर उन्होंने ना चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे ये आइकन है, इसके ऊपर मैं माउस लेके जाऊँ ना तो ये नीचे बता रहा है ये क्या है, गूगल ऐप। इसके नीचे लेके जाऊँ तो वो बता रहा है कि ये मेरी प्रोफाइल है, गूगल अकाउंट, ऐसे ही ना। मतलब नीचे वो डिस्क्रिप्शन देता है, इस डिस्क्रिप्शन को हम एब्रीवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्रीवेशन। ये हमारी वेबसाइट में अभी तक नहीं आ रही, क्यों, हमने लगाई नहीं है, ऐसे ही कि नहीं, गूगल वालों ने लगाई है तो उनके डिस्प्ले हो रही है। अब ये हम अचीव करने के लिए ना क्या करते हैं, टाइटल के मतलब जिस जहाँ भी आपने ये एब्रीवेशन लानी है ना, उसमें आपने उसके ओपनिंग टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट पास करना है टाइटल का, सही है। इसके अंदर जो भी लिखेंगे, जैसे FCCI की फुल फॉर्म है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। अब मैंने इसकी एब्रीवेशन यहाँ पे लिखी, टाइटल लिखा है। अब ये मुझे कब डिस्प्ले होगा, जब मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊँगा। अब आ रहा है कि नहीं आ रहा, जिस तरह गूगल पे वो काम अचीव हो रहा है, हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। आपने सिंपली ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ H1 के टैग पे ही लगेगा। मैं ये एंकर टैग के ऊपर ले जाता हूँ फॉर टेस्टिंग पर्पस, ठीक है। तो इस पे, इसके ऊपर भी माउस लेके आऊँगा तो ये देखो, मतलब टाइटल का एट्रीब्यूट एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो HTML के हर टैग के ऊपर चलता है, जितने HTML में टैग्स, सही है, समझ आ गई है कि नहीं। और ये करता क्या है, उसके ऊपर माउस, अच्छा ये जो चीज़ है ना कि इसके ऊपर मैं माउस लेके जा रहा हूँ, इसको कहते हैं माउस का होवर होना, मतलब होवर करना। इसको हम टेक्निकल ज़ुबान में कहते हैं होवर करना, माउस किसी चीज़ के ऊपर लेके जाना। अब इसके ऊपर मैं होवर कर रहा हूँ तो ये मुझे उसकी एब्रीवेशन बता रहा है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अरे पता है किसी को ये क्या है, हालो बच्चे हो। अच्छा, उसके बाद अच्छा एक चीज़ है यहाँ पर कि ये तो मुझे पता है क्योंकि मैंने लिखा है, ऐसे ही है ना, मुझे पता है इसके ऊपर मैंने माउस लेके जाना है तो मुझे इसकी एब्रीवेशन आएगी, ऐसे ही है। लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन बाहर से आए, उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने इसके ऊपर माउस लेके जाऊँगा तो ये डिस्प्ले होगा, प्रॉब्लम है ना। अब इस चीज़ के लिए वो क्या कहता है HTML, वो कहते हैं कि आप क्या, हम आपको एक टैग प्रोवाइड करते हैं ABBR, एब्रीवेशन का एक पूरा टैग प्रोवाइड करते हैं। ये क्या करेगा, उस चीज़ को ना यहाँ पर नीचे से डॉटेड अंडरलाइन कर देगा। इससे आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कि इसके ऊपर मैंने माउस लेके जाना है। अब मुझे ये थोड़ा हाईलाइटेड चाहिए तो मैं ये टैग उठा के H1 के इनसाइड ले जाता हूँ, ठीक है। तो इसने क्या किया, एब्रीवेशन के टैग ने उसको डॉटेड अंडरलाइन कर दिया, सही है, जिससे मुझे अंडरस्टैंड हो जाएगा कि मुझे इसके ऊपर माउस लेके जाना है, फिर मुझे इसकी एब्रीवेशन डिस्प्ले होगी। क्लियर है, समझ आ गई है कि नहीं। एब्रीवेशन के टैग में टेक्निकली ये जो टाइटल का एट्रीब्यूट है ना, ये बाइंड किया है उन्होंने एब्रीवेशन के टैग के साथ, लेकिन हम इसको इंडिपेंडेंटली भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी ओपनिंग टैग के अंदर लगा के। समझ आ गई, लगता नहीं है मुझे, खामोशी छाई हुई है।
ओके। अच्छा, एब्रीविएशन का आपको पता चल गया। जैसे वो एग्जांपल दे रहा है HTML, ये तो मुझे पता है ना, ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, इसकी फुल फॉर्म। लेकिन अगर मैं इसको लिखूं तो नॉन टेक्निकल पर्सनस को नहीं पता होगा इसका, ऐसे ही है। फिर वो कह रहा है विद फुल फॉर्म इन टाइटल की, इसकी फुल फॉर्म आप टाइटल के अंदर लिख दें तो यूज़र उसके ऊपर माउस लेके जाएगा तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, साइट का टैग। मुझे समझ नहीं आ रहा आज कहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। अब अक्सर वेबसाइट्स में आप जाओ ना, उन्होंने कोटेशंस वगैरह लिखी होती हैं, ऐसे ही कि नहीं? कोटेशंस वैसे क्या होती हैं, मतलब कोई फेमस पर्सनैलिटीज़ के बोले हुए वर्ड, फेमस वर्ड्स, सही है। जिस तरह किसी ने कहा था हार्ड वर्किंग इज़ अ की टू सक्सेस, वो आज हमने तो शुगर बना लिया, चाबी नहीं मिल रही। अब इस तरह की जो कोटेशंस हैं, अब वो लिखने के लिए ना HTML ने हमें एक वैसे तो हम P के टैग में भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट ही है ना, इसके अंदर हम लिख दें। वैसे मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ सिंपलिसिटी इज द रियल चार्म, ठीक है, ये मेरे वर्ड्स हैं। अब इसको मैं P के टैग के अंदर भी डिस्प्ले कर सकता हूँ, कहाँ है, ये है, सही है। लेकिन HTML कहते हैं अगर आपने इसको कोटेशन बनाना है ना तो आप क्या करो, P की जगह टैग लगाओ क्यू का, सही है। ये क्या करेगा, क्या किया है इसने, उसको एक कोटेशन की शेप में ले आया है, ऐसे ही है ना। तो ये कौन सा टैग हुआ, स्ट्रक्चरल के सिमेंटिक स्ट्रक्चरल टैग है, ठीक है, जो किस लिए काम आता है, कोटेशंस वगैरह को राइट करने के लिए। समझ आ गई? अच्छा, अब ये कोटेशन है, इसका कोई ऑथर भी होगा जिसने ये स्पीक की है, मतलब इसको बोला है, ऐसे है कि नहीं। अब ऑथर का नाम हम इसके साथ डिस्प्ले करते हैं ना, अब वो डिस्प्ले करने के लिए ना हमारे पास टैग होता है साइट का, मतलब रेफरेंस लिखने के लिए हमारे पास टैग होता है साइट का। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ मजबूर, ठीक है। तो ये देखो, ये उसको एज अ रेफरेंस यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब साइट के टैग में लिखने से कोई इफेक्ट आया, कोई आया है, क्या आया है, इसने उसको आगे से थोड़ा सा टिल्ट किया है आगे की तरफ, ऐसे ही है ना, इटैलिक अंदाज में लिखा है, एक रेफरेंस की शेप में उसको उसने राइट कर दिया। तो ये भी कौन सा टैग हुआ, स्ट्रक्चरल टैग। क्लियर है कि नहीं? ओके, तो अगर हमें कोटेशन लिखनी है तो ये दो टैग्स हमें चाहिए, एक क्यू जिसमें हम एक्चुअल वर्ड्स लिखेंगे और साइट में ऑथर का नेम लिखेंगे। क्लियर है? अब इसी तरह ना कोटेशन लिखने के लिए एक और भी टैग होता है ब्लॉक कोट्स का, इसमें भी मैं सेम चीज़ पुट कर देता हूँ। ये HTML ने ना कोटेशन लिखने के लिए हमें ये दो टैग्स दिए हैं, क्यू का टैग है और ब्लॉक कोट है। दोनों में डिफरेंस क्या है, जो क्यू का टैग है ना वो क्या करता है, उसको एक कोटेशन की शेप में डिस्प्ले करता है, लेकिन जो ब्लॉक कोट है ना ये क्या करता है, ये उसको सिर्फ लेफ्ट साइड से ना थोड़ी सी स्पेस देता है आगे की तरफ। ये जो स्पेस देना है ना ये वाली, इसको हम टेक्निकल जुबान में इंडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडेंट, कि उसने टेक्स्ट को शुरू से इंडेंट दिया है लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो ये ब्लॉक कोड की बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है कि ये कोटेशन की शेप में नहीं डिस्प्ले करता, उसको स्टार्टिंग से इंडेंट कर देता है, ठीक है, आगे की तरफ। समझ आ गई? ओके। उसके बाद मार्क का टैग हमने वैसे ऊपर डिस्कस नहीं किया, कर लिया, ये ख़त्म कर देती हूँ। फिर यहाँ पर एक टैग है वेरिएबल, ठीक है। ये क्या करता है, ये नॉर्मली हम यूज़ करते हैं मैथ की इक्वेशंस वगैरह लिखने के लिए, या फिर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की इंस्ट्रक्शंस हम लिख रहे हैं ना, वो लिखने के लिए हम ये VAR का वेरिएबल टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं करूँ, यहाँ पर हमने मैथ की इक्वेशन लिखी थी, इसको मैं P की बजाय लिख देता हूँ VAR के टैग में, तो ये क्या करेगा, कोई फैक्ट छोड़ा है इसने इसको एक इक्वेशन की शेप दी है। जिस तरह आप पेपर सॉल्व करते हो ना तो वो इक्वेशन थोड़ी सी आगे को टिल्ट हुई होती है, इसने उस तरह की इसको शेप दे दी है, ठीक है। तो ये मैथ के रिलेटेड जितनी भी इक्वेशन, जितना कंटेंट हम लिखेंगे किसके अंदर लिखेंगे, VAR के टैग के अंदर। और अदर भी कोई कंप्यूटर लैंग्वेजेस की इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हो ना, वो भी किसके अंदर लिखोगे, VAR के अंदर, ठीक है। फिर यहाँ पे टैग है प्री का, ये क्या करता है कि अगर लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने लिखा अपना फुल नेम, ठीक है,
अब मैंने इसको यहाँ से काफ़ी स्पेसिस दे दे के लिखा है, ऐसे ही है ना। लेकिन जो HTML का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है ना, वो कहता है कि आप बैकएंड के ऊपर कोड में जितनी मर्जी स्पेसिस दे दें, मैंने उसको एक ही स्पेस कंसीडर करना है। मतलब यहाँ पे मैंने कोई 4-5 स्पेसिस दी हैं, ठीक है, लेकिन उसने कितनी दी हैं? सिर्फ एक दी है। ये HTML का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है कि आप जितनी मर्जी स्पेसिस दे दें, उसने एक ही देनी, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ ना कि जिस तरह से मैंने बैकएंड पे डिस्प्ले किया है टेक्स्ट को, उसी शेप में वो फ्रंट एंड पे डिस्प्ले हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर प्री के टैग को रिप्लेस कर दूँगा प्री के टैग से। ये प्री स्टैंड्स फॉर प्री फॉर्मेटेड, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है प्री फॉर्मेटेड। अब ये इसमें मैंने इसको लिखा है ना, तो इसने क्या किया है, जिस तरह से मैंने उसको बैकएंड पे लिखा था, उसने उसी तरह से फ्रंट एंड पे उसको डिस्प्ले किया है। समझ आ गई है? और थोड़ा सा ना उसका फॉन्ट भी उसने चेंज किया है, अगर आप नोट करो, ठीक है। समझ आ गई है प्री की? ओके, देन कौन सा है? KBD। अब ये KBD का टैग क्या करता है कि अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखूँ प्रेस Ctrl+C टू कॉपी टेक्स्ट, सही है। अभी ये इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। अब HTML कहता है कि अगर आपने कीबोर्ड की लिखनी है ना, शॉर्टकट्स लिखने हैं, तो आप उसके लिए मैं ना आपको एक मतलब बिल्ट इन टैग देता हूँ KBD का, कीबोर्ड के शॉर्टकट्स लिखने के लिए, ठीक है। आप उनके अंदर लिखो। पहले तो मुझे बताओ, इसने कोई इफेक्ट छोड़ा है? नहीं छोड़ा, इसने उसका फॉन्ट चेंज किया, तो ये भी स्ट्रक्चरल टैग। अब ये उसने हमें क्यों प्रोवाइड किया है? क्योंकि अक्सर ना हम गूगल पे लिखते हैं ना, मतलब शॉर्टकट फाइंड करने के लिए हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, शॉर्टकट ऑफ कॉपी टेक्स्ट। तो इसने ये टेक्स्ट मैंने डिस्प्ले किया है, तो यहाँ पर इसने कुछ वेबसाइट्स को टॉप पे लेके आया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके अंदर इन्होंने शॉर्टकट डिफ़ाइन किया था और इसको प्रॉपर KBD के टैग में डिफ़ाइन किया था। इस वजह से गूगल के सर्च इंजन ने इनको टॉप पे दिखाया है, सही है। क्योंकि मैंने बताया ना कि ये छोटे मोटे टैग्स हमें तो ज़रूरत ही नहीं है लगाने की, लेकिन हम स्टिल लगा रहे हैं। क्यों? ताकि ब्राउज़र ईजीली अंडरस्टैंड करे और मेरी वेबसाइट को रैंक करे, जल्दी रैंक करे। सिमेंटिक ऑप्टिमाइजेशन समझ आ गई कि नहीं अभी? ओके, उसके बाद एक ये टैग रह गए कोड का। ये क्या करता है, मैं आपको इस पे लाता हूँ। इसको डिस्कस करने से पहले ना एक और चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर मुझे H1 डिस्प्ले करो, H1 का टैग, तो किस तरह से करेंगे? अगर मैं आपसे कहूँ ये FCCI से ऊपर H1 का टैग डिस्प्ले करो प्रॉपर साइंटेक्स में, HTML के साइंटेक्स में, अगर लेट्स सपोज यहाँ पे हम करें, ठीक है, ये मैंने टैग लगाया यहाँ पे, क्या ये मुझे डिस्प्ले होगा? नहीं होगा। क्यों? जो HTML का साइंटेक्स है वो कभी एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं बनता, ठीक है। वो सिर्फ इफेक्ट देने के काम आते हैं, कभी एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं बनता, ठीक है। अब अगर मैंने H1 डिस्प्ले करने हैं तो क्या करें? देखो, टैग नेम से प्रॉब्लम नहीं है। अगर सिंपल H1 मैं लिखूंगा ना, वो डिस्प्ले कर देगा, लेकिन साथ में जो लेस देन ग्रेटर देन ब्रैकेट्स है वो डिस्प्ले नहीं कर रहा। अब मुझे चाहिए, मेरी नीड है कि यहाँ पे मैंने टैग शो करना है। अब इसके लिए ना HTML ने हमें ना कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स डिफाइन करने की फैसिलिटी दी है। मतलब समझो, जब शुरू में HTML का कंसेप्ट आया था ना, वेबसाइट्स का कंसेप्ट आया था, तो वेबसाइट सिर्फ HTML बेस होती थी। मतलब वन वे कम्युनिकेशन होता था ना, सिर्फ हम अपनी इन्फॉर्मेशन कन्वे करते थे। अब अपनी इन्फॉर्मेशन में अक्सर हम बुलेट्स भी लगा रहे होते हैं, आइकन्स लगा रहे होते हैं मल्टीपल टाइप्स, कैसे ही है ना। तब प्लेटफॉर्म्स तो थे ही नहीं जिन पे हम जाके आइकन्स ले सकते। तो HTML ने क्या किया था, बाय डिफ़ॉल्ट अपने HTML3 के वर्जन में ना कुछ करैक्टर्स इंट्रोड्यूस किए। उसने कहा कि अगर आपको सिंबल्स चाहिए ना, तो इन स्पेशल करैक्टर्स को यूज़ करते हुए अपनी मर्ज़ी का सिंबल यूज़ कर लें। वैसे अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छे हैं।
क्योंकि अब वेबसाइट काफ़ी ग्रो कर गई है ना, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं जहाँ पर हमें सिंबल्स मिल जाते हैं, आइकन्स मिल जाते हैं, लेकिन पहले नहीं, ये नहीं थे। तो HTML हमें कंसेप्ट दिया था स्पेशल करैक्टर्स का। जिस तरह मैंने आपको बताया ना, टैग लिखने का एक सिंटैक्स है, एट्रीब्यूट लिखने का एक सिंटैक्स है, इसी तरह इस स्पेशल करैक्टर को लिखने का भी एक सिंटैक्स है। वो सिंटैक्स क्या है कि पहले आपने लगाने एंड, क्या लगाने एंड, इसके बाद आपने बताना है आपको किस तरह का सिंबल चाहिए, जो सिंबल चाहिए उसका नेम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब ये नेम बहुत सारे हैं, लातादार हैं। अब इनको मैंने बताया ना, हम इतना यूज़ नहीं करेंगे, जो मोस्टली ज़्यादा यूज़ होते हैं वो हम देख लेते हैं, बाकी हमारे पास बने बनाए प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ से हम ले लेंगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लेस देन ब्रैकेट लगानी थी ना, तो उसके लिए करैक्टर का नेम है LT, सही है। फिर आपने एंड पे लगाना है सेमीकोलन। ये इसको लिखने का सिंटैक्स है कि स्टार्टिंग में क्या करना है, एंड लगाना है, फिर करैक्टर नेम, फिर सेमीकोलन। अब ये मैंने यहाँ पे लगाया है ना, अब मैं ब्राउज़र में आऊँगा तो इसने क्या किया है, ये मुझे लेस देन का सिंबल नहीं नज़र आ रहा वहाँ पे, आ रहे सबको, ये उसने मुझे लेस देन का आइकन यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। इसी तरह अगर मैंने ग्रेटर देन का लाना है तो क्या सिंटैक्स है, सिंटैक्स बताए ना, पहले एंड लगाएंगे, फिर ग्रेटर देन के लिए होता है GT, ठीक है, और एंड पे हम लगाएंगे सेमीकोलन। अब ये मुझे ये ग्रेटर देन का साइन दे रहा है। इसी तरह अगर मैंने इस टैग को क्लोज करवाना है, फिर लगाएंगे ना एंड LT सेमीकोलन /H1 एंड GT। तो ये एक ओपनिंग और क्लोजिंग टैग का सिंटैक्स मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। यही ख्वाहिश थी ना मेरी कि ये डिस्प्ले करना है, वो मैंने अचीव कर ली स्पेशल करैक्टर्स के थ्रू। अब HTML कहती है कि अगर आप कंप्यूटर लैंग्वेजेस, मार्कअप लैंग्वेजेस या स्टाइल शीट्स के कोड्स लिख रहे हो ना, मतलब उनकी इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हो, तो वो सारी की सारी लिखने के लिए आपने एक पर्टिकुलर टैग यूज़ करना है कोड का, ठीक है, ताकि मैं जल्दी अंडरस्टैंड कर पाऊँ कि ये जो इंस्ट्रक्शन है ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिलेटेड है, ठीक है। अब मैंने इसको इसमें डिस्प्ले किया है, तो इसने क्या किया है, उसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट चेंज किया है, ऐसे ही है ना। तो ये भी कौन सा टैग है, स्ट्रक्चरल है। बेशक ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं दे रहा, लेकिन कुछ ना कुछ दे रहा है, तो हमारे लिए ये स्ट्रक्चरल टैग है, ठीक है। और ये लगाना क्यों है, जब भी हमने किसी प्रोग्रामिंग की इंस्ट्रक्शंस लिखनी है तो कोड के टैग के अंदर ही लिखनी है, सही है। इससे क्या होगा, ब्राउज़र को अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये जो लाइन है ये किसी ना किसी कंप्यूटर लैंग्वेज के रिलेटेड है, ठीक है। अब हो सकता है कोई गूगल पे सर्च करे कि हेडिंग बनाने के लिए HTML में कौन सा टैग है। अब मैंने उसको प्रॉपर शेप में लिखा होगा तो मेरी वेबसाइट ऊपर आएगी कि नहीं आएगी, आएगी, ठीक है, क्योंकि गूगल अंडरस्टैंड करेगा ना जल्दी। समझ आ गई। तो ये सारे हमने टैग्स थे जो पढ़े हैं। इनमें से कोई कन्फ्यूजन किसी टैग में तो बताएं। ये फाइल भी मैं आपको शेयर करूँगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सके। इन पे में आना है अभी पढ़ने, लेकिन बाकी क्लियर है, बाकियों में कोई प्रॉब्लम, ओके। ये नो जो कह रहे हैं ना, जिस दिन टेस्ट होने हैं देखते हैं। अच्छा, अब ये ना कुछ और भी करैक्टर्स होते हैं, जैसे अगर मैं आपको, अक्सर वेबसाइट्स में आप जाओ ना, यहाँ पे ना फुटर में ये स्टार्टिंग में आइकन आ रहा होता है कॉपीराइट का, ठीक है। ये हर वेबसाइट के अंदर होता है कि लास्ट फुटर में हम बता रहे होते हैं कि इस वेबसाइट के सारे कंट्रोल किस पर्सन के पास है, सही है, और साथ ये कॉपीराइट का आइकन आ रहा होता है। अब ये भी अगर मैंने लाना है, तो अभी मैंने कोई प्लेटफॉर्म तो डिस्कस नहीं किया, तो क्या करूँगा, HTML का कोई स्पेशल करैक्टर ही लगाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए जो करैक्टर होता है उसको हम कहते हैं, वो कैसे अचीव करते हैं, एंड आगे कॉपी लिखना है आपने, फिर सेमीकोलन, तो ये मुझे ये कॉपीराइट का आइकन दे दे, ठीक है। इसी तरह अगर आपने रेगुलर रजिस्ट्रेशन का लाना है, तो फिर एंड REG और आगे सेमीकोलन, तो ये मुझे R का आइकन दे दे। नज़र आ रहा है, ठीक है, समझ आ गई है कि नहीं। अब ये कितने करैक्टर्स हमने पढ़ लिया, 1 2 3 4। अब उस चीज़ पे मैं आता हूँ कि मैंने आपको बताया कि आप जितनी मर्ज़ी बैकएंड के ऊपर स्पेसिस दे दो, लेकिन HTML ने उसको
एक ही स्पेस देना है, ऐसे है ना। अब अगर मैं एक से ज़्यादा स्पेसिस अचीव करना चाहता हूँ ना, तो उसके लिए भी HTML ने स्पेशल कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए हैं, ठीक है। जैसे इनमें एक है एंड NBSP, नॉर्मल ब्रेक स्पेस लाइन, ठीक है, नॉर्मल ब्रेक स्पेस, सॉरी। अब ये मैंने लगाया ना, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अब अगर आप देखो ना सिट के बाद, तो यहाँ पर एक स्पेस अब कितनी आ रही हैं, 2 आ रही हैं, 1 2 3 क्यों दे रहा है, क्योंकि बाहर उसके बाद भी मैंने स्पेस दी हुई थी, इस वजह से 1 2, ठीक है। अब ये यहाँ पर कितनी स्पेसिस दे रहा है, 2, एक डिफ़ॉल्ट वाली है, एक जो मैंने लिखी है, करैक्टर लगाया उसकी है। इसी तरह अगर मैंने 2 स्पेसिस देनी है, फिर एक तो तरीका है कि इसी को कॉपी करके आगे पेस्ट कर दूँ, ऐसे ही है ना, तो एक और आ जाएगी स्पेस, अब कितनी हो जाएंगे, 1 2 3 4, सही है। लेकिन इसके लिए वो कहते हैं अगर 2 स्पेसिस देनी है तो आप क्या करो, एक और करैक्टर है ENSP, ये लगाओ, ये बाय डिफ़ॉल्ट 2 स्पेसिस देता है, ठीक है। अब कितनी स्पेसिस हो गई होंगी, अगर हम ये एंड वाली ख़त्म करें, एक इसकी, एक ये और ये 4, तो देखते हैं 1 2 3 और 4, 1 2 3 दे रहा है, क्यों वाला 1 2 4 ही दे रहा है, वो एंड वाली इकट्ठी वो मर्ज कर लें, सही है। समझ आ गई है कि नहीं। इसी तरह अगर आपने 4 स्पेसिस लानी है ना, तो उसके लिए लास्ट करैक्टर है EMSP, ठीक है। EMSP करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 4 स्पेसिस देते हैं। अब कितनी स्पेसिस हो गई होंगी, 1 2 3 4 5 और 4 इसकी 9, देखते हैं 1 2 3 4 5 6, अच्छा एंड पे वो इकट्ठे मर्ज कर लेता है वो। एक्चुअली ये करैक्टर लगाया ना मैंने, तो ये जितनी भी स्पेसिस देता है वो सारी इकट्ठी सेलेक्ट कर लेता है इसकी, ठीक है। तो अब यहाँ पर 9 स्पेसिस आ रही हैं, समझ आ गई है कि नहीं। ये कुछ स्पेशल करैक्टर्स हैं जो हम डेली रूटीन में ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, एवरीथिंग ओके कि नहीं, ओके जी। नहीं, EMSP ये क्या कर रहे हैं, ये सेमी कॉलन दे रहे हैं मुझे, अच्छा वो तो मैंने लगाया, कुछ भी नहीं कर रहा है। ये मैंने बताया ना, कुछ चीज़ें HTML में ऐसी हैं जो डेप्रिशिएट हो चुकी हैं इसमें से, लेकिन हमें डिस्प्ले होती हैं। इसी तरह हम CSS में आगे जाएंगे ना, उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो CSS से डेप्रिशिएट कर दी थी, ऑब्सोलीट कर दी गई थी, लेकिन अभी वो स्टिल पड़ी हुई हैं, ठीक है। मतलब HTML को अपडेट नहीं ना किया उन्होंने, इस वजह से इसी में है अभी, ठीक है, लेकिन इनका इफ़ेक्ट कोई नहीं। समझ आ गई। स्पेसिस के लिए ये 3 ही है कैरेक्टर्स। NBSP करेंगे तो कितनी स्पेसिस आएंगी, 1, ENSP 2, EMSP 4, क्लियर है। ओके, अब हम वो चलते हैं जो मेजर टैग्स है ना, आई फ्रेम कहाँ पे गए, ये मीडिया टैग्स अब हमने डिस्कस करने हैं, ठीक है। फिर ये HTML का चक्कर क्लोज करते हैं। अच्छा, अब मेरे ख्याल से यहाँ पे काफ़ी गंद मच गया है, तो हम क्या करते हैं, एक और फाइल बना लेते हैं, contact.html, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से गो लाइव कर लेता हूँ। ये आ रहा है। अब हमारे पास ना, अभी तक हमने कितने मीडिया टैग्स पढ़े हैं, एक ही पढ़ा है, कौन सा पढ़ा था, इमेज का टैग पढ़ा था, ऐसी है ना। अब ये सेल्फ क्लोजिंग था, ओपनिंग क्लोजिंग था, रीज़न क्या थी, इसका कंटेंट बेस नहीं करता था, ठीक है, इस वजह से हम इसको सेल्फ क्लोज करते थे। अब यहाँ पर इमेज डिस्प्ले करने के 2 तरीके थे, एक सिस्टम इमेजेस थी, एक इंटरनेट इमेजेस थी, ऐसे ही है ना। अब दोनों के लिए हमने पाथ भी सिलेक्ट किए थे कि हम सिस्टम के लिए कौन सा यूज़ करेंगे, इंटरनेट के लिए कौन सा यूज़ करेंगे, कौन सा करेंगे। अगर मैंने सिस्टम इमेजेस लगानी है तो कौन सा पाथ यूज़ करेंगे,
रिलेटिव पाथ यूज़ करेंगे, ठीक है। और इंटरनेट वाली के लिए एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट और रिलेटिव में डिफरेंस, एब्सोल्यूट में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताते हैं ए से लेके जी तक सारी, लेकिन रिलेटिव में बस स्पेसिफिक टू दी एरिया बताते हैं कि बस यहाँ पे पड़ा है, सही है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, मैं आपको कहूँ मैं मदीना टाउन में रहता हूँ, अब वो कहाँ पे रहता हूँ ये नहीं आपको पता, ठीक है, मैंने बस एरिया बताया आपको, तो ये मेरे लिए रिलेटिव पाथ। अब हम क्या करते हैं, कोई इमेज ढूंढते हैं यहाँ पे, माय टीचिंग मेक्स मी, कोई भी उठा लेते हैं और इसको ले आते हैं अपने मीडिया, कहाँ पे था, मर्न क्लास 5, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेंगे, कौन सा, एसेट्स के नेम से, इसके अंदर लाके, वैसे तो इसमें भी मैंने बताया था 3 हम फोल्डर रखेंगे, एक इमेजेस का होगा, एक वीडियोस का होगा, एक चलो ऑडियोस का होगा, ठीक है। तो इमेज वाले में रख देते हैं। अब ये अगर मैंने लगानी है तो क्या पाथ होगा, डॉट फॉरवर्ड स्लैश, डॉट मीन करंट फोल्डर, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश इसके अंदर, फिर एसेट्स, इसमें इमेजेस का फोल्डर है और ये इमेज, ठीक है। अब अगर मैं ब्राउज़र में आऊँगा तो ये इमेज आ रही है, काफ़ी लेंथी बड़ी है ना, तो मैं क्या करता हूँ, इसको हाइट दे देता हूँ 200 और विड्थ दे देते हैं 500, तो अब ये इतनी क्या आ रही, सही है, समझ आ गई कि नहीं। ये आर्ट के एट्रीब्यूट क्या करते हैं, इसमें मैं जो भी लिख, हाँ, अगर इमेज डिस्प्ले नहीं ना होगी किसी वजह से, जैसे मैंने इसका नेम चेंज कर दिया है, तो ये ब्रोकन आइकन के साथ ये टेक्स्ट डिस्प्ले कर देगा कि यहाँ पे ये इमेज डिस्प्ले, सही है, ओके। अब ये तो था इमेज का टैग, अब हमने पढ़ना है वीडियो टैग। अब पहले वीडियो फाइंड करनी पड़ेगी, कोई वीडियो, लेट्स सपोज ये आपका लेक्चर ही पकड़ लेते हैं, इसको कॉपी करके अपने वीडियोस के फोल्डर के अंदर ले आते हैं, ओके। अब वीडियो लगाने के लिए टैग है वीडियो का। अब ये जो टैग है ना, ये ओपनिंग क्लोजिंग है, और कहेंगे सर इसका तो कंटेंट ही वेस्ट नहीं करता, फिर ये ओपनिंग क्लोजिंग क्या है, इसकी रीज़न मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। लेकिन पहले इतना अंडरस्टैंड करते हैं कि वीडियो लगानी कैसे है। उसके लिए आपने वीडियो का टैग लगाना है किस सिंटैक्स में, ओपनिंग क्लोजिंग में, ठीक है। इसका मैं ब्रीफ करता हूँ क्यों ऐसे करना है हमने। फिर इसके अंदर जिस तरह इमेज में सोर्स का एट्रीब्यूट है ना, इसी तरह इसमें भी सोर्स का एट्रीब्यूट है, ठीक है। और इसमें भी आपने पाथ ही देना है, जैसे डॉट फॉरवर्ड स्लैश, मैंने बताया था ना कि अगर फॉरवर्ड जाना है ना आगे को तो सिंगल डॉट लगाना है, अगर बैकवर्ड आना है तो डबल डॉट लगाना है। अब यहाँ पर एसेट्स में वीडियोस के अंदर ये वीडियो है, ठीक है। अभी ये मैंने वीडियो लगाई है तो देखते हैं ये आ रही है। अब ये काफ़ी लेंथी है और सॉरी बड़ी है, तो इसको हम क्या करते हैं, हाइट दे देते हैं 200 और विड्थ भी दे देते हैं 500। अब इतनी क्या आ रही, सही है। अच्छा, अभी ये डिस्प्ले प्ले नहीं हो रही, ठीक है। इसकी रीज़न क्या है, इसको मैंने कंट्रोल्स ही नहीं दिए कि ये प्ले होगी कि नहीं होगी, ठीक है। इसको प्ले करने के लिए ना HTML कहते हैं आपने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट पास करने कंट्रोल्स का, ठीक है। अब ये मैंने पास किया है तो अब यहाँ पे देखो मैं इसको प्ले कर सकता हूँ, ठीक है सारा, और यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकता हूँ, स्पीड इसकी कर सकता हूँ, पिक्चर इन पिक्चर में लेके आ सकता हूँ, ठीक है। और म्यूट वगैरह ये कंट्रोल्स हैं कुछ, यहाँ से फुल वगैरह, क्लियर है। ये कंट्रोल्स का एट्रीब्यूट मैंने दिया है तो ये सारे कंट्रोल मुझे शो हुए। अच्छा, कौन बताएगा कि ये एट्रीब्यूट है कि नहीं है ना, लेकिन इसको मैं, इसका तो सिंटैक्स ही एट्रीब्यूट से मैच नहीं कर रहा। मैंने बताया था कि अगर एट्रीब्यूट का नेम और उसकी वैल्यू सेम होना तो हम क्या करते हैं, सिर्फ एट्रीब्यूट का नेम, जैसे अभी मैंने प्रॉपर अगर ये एट्रीब्यूट लगाएं तो ये सिंटैक्स है, ठीक है। अभी भी आऊँगा ना यहाँ पे तो अभी भी सेम ही आउटपुट शो होगी आपको, लेकिन HTML कहते हैं कि ऐसा एट्रीब्यूट जिसका नेम और उसकी वैल्यू सेम है ना, आप क्या करें, बस उसको उसका नेम लिख दें, मैं खुद ही अंडरस्टैंड कर लूँगा कि इसकी वैल्यू भी सेम, ओके।
अच्छा, इसी तरह एक और यहाँ पे होता है एट्रीब्यूट ऑटो प्ले। ओहो, ये क्या करेगा? ये जैसे मैं इस वेबसाइट के ऊपर आऊँगा ना, तो यहाँ पे देखो मैं रिफ़्रेश करता हूँ, मैंने इसको प्ले नहीं किया, ये अब नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसकी रीज़न है, मैं आपको सोचो आप किसी वेबसाइट के ऊपर गए हो, आपने खोली है और आगे से शोर मच गया है, तो क्या होगा? आपका एक्सपीरियंस ख़राब होगा। ऐसे है ना, आप कभी उस वेबसाइट पे दोबारा नहीं आओगे। इसलिए HTML क्या कहते हैं, ठीक है आप इसको ऑटो प्ले कर सकते हो, लेकिन यूज़र का एक्सपीरियंस देखते हुए आपने क्या करना है, इसको म्यूट करना है। ठीक है, इसका साउंड क्लोज करना है। वो कैसे करेंगे? आप यहाँ पे एक एट्रीब्यूट पास करेंगे म्यूटेड का। अब अगर मैं आऊँगा ना, ये रिफ़्रेश हुआ तो यहाँ पे देखो ये ऑटो प्ले हो गई। सही है, रिफ़्रेश करता हूँ, अब ये ऑटो प्ले है। सही है, बस एक काम करना है, अगर ऑटो प्ले करनी है तो म्यूट पे रखना है, यूज़र एक्सपीरियंस बरकरार रखने के लिए। इसी तरह एक एट्रीब्यूट यहाँ पे होता है लूप का। ये क्या करेगा? ये एक बार वीडियो ख़त्म होगी फिर अगेन शुरू कर देगा। सही है, मतलब लूप में वीडियो को डिस्प्ले करता ही रहेगा। ओके, अच्छा, इसी तरह ना एक और बस लास्ट इसमें एट्रीब्यूट होता है पोस्टर का। ये क्या करता है? ये हम यूज़ करते हैं थंबनेल लगाने के लिए। जैसे मैं यहाँ पर एक इमेज देता हूँ, एसेट में हमने रखी थी ना इमेज, ये वाली। अब ये इसको ना ऑटो प्ले में इसका ख़त्म कर देता हूँ। अब ये क्या कर रहा है? ये उसने उसका थंबनेल लगा दिया। मैंने जो ऊपर इमेज मेरे पास थी ना, उसको ही थंबनेल में शो कर दिया। ठीक है, अगर आपने थंबनेल लगाना है तो क्या एट्रीब्यूट है? पोस्टर का। और उसमें आपने सिंपल इमेज का पाथ देना है कि वो थंबनेल कहाँ पे पड़ा है। जिस तरह सिंपल इमेज लगाते हैं ना, पाथ देते हैं, इसी तरह पोस्टर में पाथ देना है। ओके, तो ये आपका एक प्रॉपर वीडियो का टैग लगाने के, वीडियो लगाने के कंट्रोल्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, इतने में कोई परेशानी? ओके, अब मैं बात रह गई यहाँ पर कि ये ओपनिंग क्लोजिंग क्यों है। इसकी रीज़न क्या है कि देखो, अगर तो इमेजेस है ना, इमेजेस जो है ये लाइट वेट डाटा है। मतलब ये इमेज अगर ज़्यादा हैवी भी है तो कितनी की हो जाएगी? 1 MB 2 MB, इससे आगे तो नहीं ना जाएगी। तो इतना के तो चलता है हमारी वेबसाइट। लेकिन जो वीडियो है ना, ये कितने MB की होती है? ये मिनिमम 10 MB से ऊपर ही जाती है। ऐसे है ना, अब ये एक हैवी अमाउंट डाटा होता है। अब बाय डिफ़ॉल्ट ना कुछ हमारे होस्टिंग सर्विस हैं, वो 10 सेकंड से अगर ज़्यादा लोड होने में टाइम लग रहा है ना डाटा, तो डाटा डिस्प्ले नहीं करते। समझो ये यहाँ पर मैंने वीडियो लगाई, अब ये जब सर्वर से आ रही है तो 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो वो इसको प्ले ही नहीं करेगा। समझ रहे हो कि नहीं? अब इसके लिए फिर HTML ने क्या कहा? उसने कहा कि आप वीडियो का टैग ओपनिंग क्लोजिंग में रखोगे। उसकी रीज़न क्या है? फिर आप इसके इनसाइड ना मल्टीपल ऑप्शंस डिफाइन करोगे कि अगर मतलब ये वीडियो डिस्प्ले ना हो तो ये हो जाए, ये ना हो तो ये हो जाए। इस तरह मल्टीपल ऑप्शंस डिफाइन करोगे। इमेज का केस तो सिंपल है ना, वो तो डिस्प्ले हो जाएगी, लाइट वेट है। वीडियो हैवी वेट होता है, इसलिए फिर हम क्या करते हैं, मल्टी ऑप्शंस डिफाइन करते हैं। अगर पहली ना डिस्प्ले हो तो सेकंड वाली हो जाए, सेकंड ना हो तो थर्ड वाली हो जाए। ठीक है, अब वो कैसे करते हैं? हम इसके अंदर एक टैग लगाते हैं सोर्स का। अब ये भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है और इसमें एक एट्रीब्यूट पास करते हैं सोर्स का। अब अगर आप मल्टी ऑप्शंस डिफाइन कर रहे हो ना, उसके अंदर सोर्स का टैग लगा के, फिर ये जो आपने वीडियो के टैग के अंदर सोर्स लगाया है, ये आप यहाँ से कट करके इसके अंदर ही डिफाइन करोगे फिर। ओके, बाकी सारे एट्रीब्यूट्स अपने उसी प्लेस के ऊपर ही रहेंगे, लेकिन जो सोर्स वाला एट्रीब्यूट है वो कहाँ मूव कर जाएगा? इनसाइड द वीडियो टैग। ठीक है, किस केस में? जब हम मल्टी ऑप्शंस डिफाइन करना चाह रहे हैं। क्लियर है? जैसे अब और वीडियोस लानी पड़ेंगी। लेट्स सी, ये उठा लेते हैं और ये उठा लेते हैं, इनको भी मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर मल्टी ऑप्शन देनी है तो एक और सोर्स का टैग लगा लूँगा और उसमें दूसरी वीडियो का पाथ दे दूँगा, ये तीसरी में तीसरी का दे देता हूँ। ओके, अब वो मेन प्रायोरिटी पे कौन सी वाली को रखेगा? फर्स्ट वाली को। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आऊँ ना, तो ये अभी पहली वाली डिस्प्ले कर रहा है। ओके, इसको ना मैं इसका थंबनेल हटा देता हूँ, ज़रूरत नहीं है उसकी, और ऑटो प्ले रखता हूँ।
ओके, अभी ये पहली वाली डिस्प्ले कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, सोचें इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे अभी के लिए मुझे समझ आ रहा है कि मैं इसका पाथ गलत कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये नहीं ना डिस्प्ले होगी, अब कौन सी डिस्प्ले होगी, सेकंड वाली। अब मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो सेकंड वाली प्ले कर रहे हैं। अब अगर मैं सेकंड वाली में भी मिस्टेक कर दूँ तो ये मूव कर गया थर्ड वाली के ऊपर, ठीक है। इस तरह वीडियो के केस में हम ये मल्टी ऑप्शंस डिफाइन करते हैं जब हमारे पास हैवी डाटा है, कि हमारी जो ऑप्टिमाइजेशन है ना, वे मतलब ऐसे अगर आप इस भी वेबसाइट के ऊपर आओ ना, तो यहाँ हीरो के ऊपर, हीरो सेक्शन के ऊपर ही ना एक वीडियो प्ले है पीछे बैकग्राउंड में, ठीक है। अब ये एक हैवी डाटा है। अब अगर ये डिस्प्ले ना हुई तो मेरा यूआई ख़राब होगा, ओवर लगेगा, ऐसे ही ना। इसलिए फिर हम मल्टी ऑप्शंस देते हैं, अगर ये ना डिस्प्ले हो तो ये हो जाए, ये ना हो तो ये हो जाए। इसमें आप 100 ऑप्शन डिफाइन कर दें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं जी। थंबनेल उसमें ही रहेगा, यहाँ पर ही, ठीक है। इसमें आपने सिंपल पाथ दे देना, यहाँ पर सिर्फ सोर्स जाएगा, ठीक है, क्योंकि टैग ही किसका है, सोर्स का है, तो बस इसमें सोर्स ही रहेगा। क्लियर है जी। नहीं नहीं, यहाँ पर क्या होगा, वो देखेगा कि ऐसे इनको करेक्ट कर दें, मेन प्रायोरिटी पे वो पहले वाली रखेगा, ठीक है, कि मैंने पहली वाली को डिस्प्ले करना है। अगर किसी वजह से या मे बी ये वीडियो डिलीट हो जाए या क्रैश कर जाए, किसी वजह से ये इमेज, ये वीडियो डिस्प्ले नहीं होती, फिर वो सेकंड वाली पिक कर लेगा। नहीं, लाइन वाइज नहीं चलाएगा, ठीक है, ये हमेशा चॉइस में रखेगा। अगर पहली वाली नहीं चल रही तो सेकंड वाली चला देगा, सेकंड वाली नहीं चली तो थर्ड वाली। अगर तीनों ही गलत हैं फिर कोई भी नहीं चलाएगा, ठीक है। समझ आ गई है कि नहीं। तो ये आपका वीडियो का टैग है, इसमें कोई क्लैरिटी कहते हैं नहीं, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं। इसमें आ गई, समझ आ गई है सबको। ओके, अब हम क्या करते हैं, लास्ट टैग है ऑडियो। अब ये किस काम आता है, अब ऑडियो फाइंड करना पड़ेगा। तो बैक आते हैं अपने मोबाइल डेवलपमेंट में, ये दो ऑडियोज़ मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, और इनको बैक आओ, अपने फोल्डर में ले आते हैं। इसमें पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ऑडियो भी क्या है, एक हैवी डाटा है ना। अब इसको डिस्प्ले, पहले तो ऑडियो लगाना है, तो ऑडियो का हमारे पास टैग है, इसको भी आप ओपनिंग क्लोजिंग में ही लिखेंगे। उसकी रीज़न क्या है कि इसमें भी आप मल्टी ऑप्शंस डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इस वजह से इसको ओपनिंग क्लोजिंग में लिखेंगे। पहले लेट्स सी, इसको हम सिंगल में करके देखते हैं। एसेट्स में, ऑडियोज़ में ऑडियो फर्स्ट लगा देते हैं, ठीक है। अभी ये मुझे यहाँ पे प्ले नहीं होगा, कहीं पे आ रहे हैं, नहीं आ रहा। उसकी रीज़न क्या है, मैंने इसको कंट्रोल्स ही नहीं दिए। अब मैं इसको कंट्रोल्स दूंगा ना, अब यहाँ पे ये आ रहा है, ओके, समझ आ गई कि नहीं। फिर इसमें भी वो सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं ऑटो प्ले का। अब डेफिनेटली ऑटो प्ले करना है तो म्यूटेड करना है। फिर इसमें लूप का भी होता है, ये सारे एट्रीब्यूट्स इसमें होते हैं, कंट्रोल्स, ऑटो प्ले, म्यूटेड और लूप, ओके। अब इसमें अगर आपने ऑप्शंस डिफाइन करने हैं तो फिर सोर्स का टैग सेल्फ क्लोजिंग टैग है, और यहाँ से फिर सोर्स ख़त्म करके सोर्स के टैग में दे देते हैं, और दूसरे में ऑडियो 2 दे देते हैं, ओके। अब ये अभी क्या कर रहा है, ये सेकंड वाली प्ले कर रहा है, पहली वाली नहीं प्ले कर रहा। पहली वाली जो फाइल है वो मुझसे सही डाउनलोड नहीं हुई थी, वो सुबह भी प्ले नहीं हो रहा, ठीक है। इस वजह से उसने, अगर मैंने देखो ना, अगर मैं ये दूसरे वाला नहीं लगाता तो फर्स्ट वाले की ना फाइल नहीं ठीक डाउनलोड हुई, इस वजह से वो प्ले नहीं कर रहा। सही है, आप लगाएंगे ना, हो जाएगा कोई डाउनलोड करके। इसलिए वो सेकंड वाले पे मूव कर रहा है, सेकंड वाली प्ले कर रहा है, ठीक है। समझ आ गई कि नहीं। बाकी ये सारे कंट्रोल्स हैं उसके।
तो ये आपका ऑडियो का टैग। अब ये हमारे मीडिया टैग्स थे मेजर। एवरीथिंग ओके? अब कौन सा टैग रह गया? आई फ्रेम। अच्छा, लास्ट है। आप भी कहते हो नहीं सर लास्ट कही जा रहे हैं, लास्ट हो नहीं रहा। आई फ्रेम का मेजर रह गया, बाकी सारी ये तो पता चल गया ना आपको। ये बता भी रहा है मल्टीमीडिया रिसोर्सेज के लिए हम सोर्स का टैग यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर ना हमारे पास एक टैग होता है आई फ्रेम का। ये क्या करता है? हमने ना पीछे एक टैग पढ़ा था एंकर टैग। वो काम करता था एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट में मूव करने के लिए, ऐसे ही है ना। यूज़र को कम्प्लीटली मूव कर देता था मेरी वेबसाइट से एक न्यू वेबसाइट पर। अब एक आई फ्रेम का टैग एक हमारे पास ऐसा टैग है जो कहता है कि आपको मूव करने की ज़रूरत नहीं है, आप उस प्लेटफॉर्म को अपने प्लेटफॉर्म के अंदर चला लो। ठीक है, मतलब उस प्लेटफॉर्म को एम्बेड कर लो, अपने प्लेटफॉर्म के अंदर जोड़ दो उसको। ठीक है, वो कैसे करना है आपने? जैसे यही वेबसाइट का यूआरएल हम उठा लेंगे, जो भी प्लेटफॉर्म हमने प्ले करना है ना अपने वेबसाइट के अंदर, उसका यूआरएल आपने कॉपी करना है और यहाँ सोर्स के अंदर ला के पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ आऊँगा ना वेब में, तो यहाँ पे देखो ये वो वेबसाइट डिस्प्ले कर रहे हैं। अब इसकी हाइट विड्थ चेंज करनी है तो हाइट कर दें 400 और विड्थ कर दें 100%। अब यहाँ पे देखो वो हो रही है कि नहीं डिस्प्ले। अब उसने मेरी वेबसाइट के अंदर वो वाली वेबसाइट प्ले कर दी। ठीक है, इतने में कोई प्रॉब्लम। ये पहला यूज़ केस। जिस तरह ए के टैग के 3 यूज़ केस हमने पढ़े थे ना, इसी तरह आई फ्रेम के भी 3 यूज़ केस हैं। पहला यूज़ केस क्या है? किसी वेबसाइट को अपनी वेबसाइट के अंदर एम्बेड करना। ठीक है, अब मैं ना आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। हम दराज की वेबसाइट उठाते हैं, इसका यूआरएल कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब ये क्या कह रहे हैं? Draz.pk रिफ्यूज टू कनेक्ट। इसका क्या मतलब? इन्होंने अलाउ नहीं किया। सही है, कुछ ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है ना, ये अलाउ नहीं करते हमारे प्लेटफॉर्म को कोई अपने प्लेटफॉर्म में दिखाए, क्योंकि फिर सारी ट्रैफिक तो उनकी तरफ चले जाएगी। इस वजह से वो अलाउ नहीं करते। आप अक्सर रिज़ल्ट आए ना आपका बोर्ड का, तो मल्टी वेबसाइट्स में उनके आ रहे होते हैं, मतलब होता सेम वेबसाइट है बट बाकियों ने क्या किया होता है, आई फ्रेम के टैग्स लगा के अपने अंदर वो यूआई ले आते हैं बस ट्रैफिक गेन करने के लिए। ठीक है, अब समझ आ गया आपको किस तरह से होता है? उनको नहीं, फिर तो मेरे पास आ गया ना, फिर उनके पास कैसे जाएगा? मतलब जैसे हम कहाँ पे चेक करते हैं बोर्ड? 22 फैसलाबाद पे। अब कोई और वेबसाइट है एजुकेशन के रिलेटेड, इल्म की दुनिया, उन्होंने क्या किया, 22 फैसलाबाद का ही यूआरएल उठा के इल्म की दुनिया में लगा दिया। अब अगर मैं इल्म की दुनिया में चला गया हूँ तो मैं जाऊँगा 22 फैसलाबाद पे? नहीं जाऊँ, मैं तो इल्म की दुनिया पे ही रहूँगा। ठीक है, ऐसे है कि नहीं? इस वजह से फिर ट्रैफिक गेन करने के लिए लोग ये काम करते हैं। ओके, समझ आ गया कि नहीं? ये पहला यूज़ केस था इसका। अब मैं वो पुराने वाले ले आता हूँ, इसकी हाइट में कम कर देता हूँ। दैट इज़ इनफ। अब दूसरा यूज़ केस क्या है कि अगर आपने यूट्यूब की वीडियोस वगैरह लगानी है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, यूट्यूब पे हम जाते हैं, ये कर लें पिक, कॉपी, और इसको मैं यहाँ पर आई फ्रेम का टैग लगाता हूँ, सॉरी वीडियो का टैग लगाता हूँ और उसके अंदर ला के इसका यूआरएल पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखें, क्या वो प्ले हुई है? नहीं हुई। क्यों? YouTube अलाउ नहीं करता कि मेरी वेबसाइट मेरी वीडियोस को कोई ऑनलाइन इस तरह से शो करे, क्योंकि अगर लोग वीडियो जो YouTube की वीडियोस है अपने प्लेटफॉर्म्स पे दिखाने लगे फिर तो ट्रैफिक उधर चले जाएगा। ऐसे ही है ना? इसलिए YouTube क्या कहता है कि आप मेरी वीडियो दिखा सकते हो लेकिन वीडियो के टैग में नहीं। वीडियो के टैग में बस डाउनलोडेड इमेज लगा सकते हो। अगर YouTube की लगानी है ना, फिर आपने यहाँ पे क्या करना है
पहले तो यूट्यूब से वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है, फिर यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल रहा है एम्बेड का। यहाँ पे आप जाओगे तो ये एक पूरा आई फ्रेम का टैग दे रहा है, इसको सिंपली कॉपी करके यहाँ पे ला के पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये वीडियो आ रही है। ठीक है, अब उन्होंने आई फ्रेम के टैग में क्यों कहा है? इनकी मार्केटिंग हो रही है यहाँ पे। यहाँ से वो यूट्यूब पे भी मूव करेगा यूज़र, फिर यूट्यूब का आइकन आ रहा है फिर यूट्यूब के सारे कंट्रोल्स आ रहे हैं। ठीक है, इनकी मार्केटिंग हो रही है, इस वजह से उन्होंने आई फ्रेम के टैग में अलाउ किया है कि यूट्यूब वीडियोस आप लगा सको। समझ आ गई? बाकी ये जो आप चीज़ें देख रहे हो ना, अलाउ फुल स्क्रीन, ये सारे एट्रीब्यूट्स क्या करें, ये उन्होंने डिफ़ाइन किए हैं ये सारे कंट्रोल्स लाने के लिए। ठीक है, उन्होंने अलाउ किया है कि ये फुल स्क्रीन हो तो हो रही है, फिर उन्होंने यहाँ से शेयरिंग का अलाउ किया है तो वो शेयरिंग हो रही है। ठीक है, ये सारे ये एट्रीब्यूट्स ये मिलके ये काम कर रहे हैं। समझ आ गई? अब यूट्यूब की वीडियो लगानी है, क्लियर है? आपने वीडियो जाओ कोई भी वीडियो सेलेक्ट, मैं ना कोई वीडियो देखना चाह रहा हूँ, जैसे इसको मैं एम्बेड करूँ ना, इसका कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ला के पेस्ट करता हूँ। सॉरी, मेरे ख्याल से वही कॉपी हो गया मुझसे। अब ये क्या कह रहे हैं? वीडियो अनअवेलेबल। कुछ वीडियोस होती हैं वो अलाउ नहीं करते, मतलब जो ऑनर होते हैं ना चैनल के, वो अलाउ नहीं करते हमारी वीडियो को डिस्प्ले करे। इस वजह से सेम इशू आपको यहाँ पे नज़र आए। अब यहाँ से वीडियो की यूट्यूब की मार्केटिंग हो रही, वॉच ऑन यूट्यूब, यूज़र यूट्यूब पे जाए। ठीक है, अब तीसरा यूज़ केस रह गया ना। तीसरा यूज़ केस क्या है कि जैसे आप यहाँ पर इस वेबसाइट में आओ ना, तो कॉन्टैक्ट के पेज के अंदर यहाँ नीचे ना हमारे पास ये मैप डिस्प्ले हो रहा है, गूगल मैप। ये हम लगा सकते हैं थ्रू आई फ्रेम के टैग। ये कैसे लगाना है? आपने गूगल पे जाके गूगल मैप पे जाना है और यहाँ से कोई भी लोकेशन सर्च कर लें, कोई बताएं, जिसी मुँह में नहीं पकड़ लें। अब ये लोकेशन मैंने सर्च की, ये आ गई। आपने यहाँ शेयर पे जाना है और यहाँ आ रहा है ना ऑप्शन एम्बेड अ मैप, इस पे जाके यहाँ से ये आई फ्रेम का टैग कॉपी कर लेना और सिंपली अपनी वेबसाइट के अंदर ला के, मैं इसको एंड पे लगा देता हूँ, पेस्ट कर देना। ठीक है, तो अब अगर मैं आता हूँ ना अपनी वेबसाइट के अंदर, ये डिस्प्ले हो रहा है। और डेफिनेटली इसकी हाइट और वेड्थ हम कंट्रोल कर लेंगे, ऐसे वेड्थ 100% और हाइट 400। तो इस तरह का मुझे मेरी वेबसाइट के अंदर ही मैप शो हो जाएगा। ठीक है, अब डेफिनेटली ये जो साइडों से स्पेस आ रही है ना, ये इनको मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट मिला हुआ है। ये इसमें आप देखोगे ना, इसमें नहीं आ रही, ये हम आगे CSS में इसको मैनेज करेंगे, ये मार्जिन ख़त्म करेंगे। ठीक है, क्या मैप का आपने क्या करना है, सिंपली गूगल मैप्स पे चले जाना है। आपने जो भी लोकेशन लगानी है ना, वो लोकेशन सर्च कर लेनी है। तो ये आपको जब लोकेशन सर्च हो जाएगी ना, फिर आपने यहाँ पे आना है शेयर पे और यहाँ से एम्बेड अ मैप और आई फ्रेम का टैग कॉपी करके पेस्ट कर देना है, सिंपल। ठीक है, और यहाँ पे ये डिस्प्ले हो जाए। क्लियर है कि नहीं? मुझे लग नहीं रहा क्लियर है। ओके, ओके।